हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जो डी फॉर्म सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए देव फार्मेसी पर महा मैराथन क्लास की सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें आपका डी फॉर्म सेकेंड ईयर का जितना भी सिलेबस होगा उनको मतलब एक चैप्टर को एक वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। और ये जो चैनल पर आपकी वीडियोस अपलोड की जाएंगी, जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, इसका 3rd चैप्टर तक पूरा अपलोड किया जाएगा, मतलब 3 वीडियो इसकी आएंगी यूट्यूब पर। और अदर सब्जेक्ट हैं इनके भी 1st, 2nd, 3rd चैप्टर यूट्यूब पर आपको मतलब प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपको कंप्लीट पूरा सिलेबस पढ़ना है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पर डी फॉर्म सेकेंड ईयर के लिए देव फार्मेसी का ऐप आ चुका है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आप कोर्स परचेज करके टोटल अपनी तैयारी देव फार्मेसी के साथ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस भी प्रोवाइड किए जाएंगे और प्रॉपर आपको टाइपिंग नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और टाइपिंग वाला जो भी PDF होगा उसको मतलब वीडियो में भी कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो अभी आप ज्वाइन हो सकते हैं। अब आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे डी फॉर्म सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर 2 आपको पूरा एक ही वीडियो में पढ़ाएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जितनी भी कोशिश की जाएगी, ये कोशिश की जाएगी कि सब आपको समझ में आ जाए, मतलब आपको एक बार में ही पूरी वीडियो समझ में आ जाए, पूरे जितने भी टॉपिक हैं सब समझ में आ जाएं। और दोस्तों, जो मैराथन क्लासेस की वीडियो होंगी वह देव फार्मेसी के ऐप पर जाएंगी। अगर आपने देव फार्मेसी का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स को परचेज करके ये सभी वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं। और इनकी PDF मल्टीपल चॉइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेशनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, टोटल आपको 599 में प्रोवाइड किया जाएगा। तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट की। तो दोस्तों देखिए, पीछे स्क्रीन पर लगा हुआ है कार्बोहाइड्रेट चैप्टर 2 बायोकेमिस्ट्री। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा आप इंट्रो पढ़ लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसकी हाइड्रोलिसिस की जाए और हाइड्रोलिसिस के बाद वह पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन दे। यानी ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनकी हाइड्रोलिसिस की जाए, यानी जिनको तोड़ा जाए और तोड़ने के बाद वह पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन दे, उनको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। फिर उसके बाद इनको शुगर या सैकराइड भी कहा जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको शुगर भी कहा जाता है और सैकराइड भी कहा जाता है। यदि कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलिसिस किया जाए तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो तत्व होते हैं यानी एटम्स होते हैं, लिमिटेड रेशियो में मिलते हैं। यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है जब उसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लिमिटेड रेशियो में प्राप्त होते हैं। और इनका जनरल फार्मूला क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का? देखिए, CN, फिर यहाँ पर ब्रैकेट में बंद हो गया H2O, उसका होल N, यानी CnH2O का होल N इसका जनरल फार्मूला होता है। और इसका एक एग्जाम्पल भी हमने लिखा हुआ है, ग्लूकोज का फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर C6H12O6। तो दोस्तों, इतना आप इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, यानी कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, आप उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे और समझ लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। फिर आपके सिलेबस में एक टॉपिक है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों, क्लासिफिकेशन में आप बहुत ज़्यादा भी लिख सकते हैं और उतना भी लिख सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। तो हमने उन टॉपिक्स को लिखा है जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिसको आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं और आपको बताते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का। देखिए, पीछे स्क्रीन पर एक चार्ट बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन को 4 टाइप से क्लासिफाइड किया जा सकता है। पहला क्लास कौन सा है? मोनोसेक्राइड, और दूसरा है डाइसेक्राइड, तीसरा वाला ओलिगोसेक्राइड है और चौथा है पॉलीसेक्राइड। जो मोनोसेक्राइड होते हैं इसमें एक शुगर मॉलिक्यूल होता है और जो डाइसेक्राइड होते हैं इनमें 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं।
और उसके बाद जो ओलिगोसेकेराइड होता है उसमें 3 से 7 शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। पॉलीसेकेराइड में लगभग 10 शुगर से ज़्यादा शुगर प्रेजेंट होते हैं, यानी 10 से ज़्यादा शुगर प्रेजेंट होते हैं। और इसके हमने एग्जाम्पल भी लिखे हैं। देखिए दोस्तों, मोनोसेकेराइड में हमने लिखा है ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस। और इसके जो मुख्य एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे भी और इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे। और उसके बाद डाइसेकेराइड क्या है? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, इनके एग्जाम्पल ये हो गए हैं। और ओलिगोसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं रेफिनोज, स्टायोच, इसके एग्जाम्पल हो गए हैं। और पॉलीसेकेराइड हैं जिसमें आता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, हिपेरिन और हाइलोरेनिक जो एसिड होता है, क्रेटिन सल्फेट, इसका एग्जाम्पल होता है। तो दोस्तों आपको 4 टाइप के हमने बताए क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट के। एक बताए मोनोसेकेराइड, दूसरा डाइसेकेराइड, तीसरा ओलिगोसेकेराइड और चौथा बताया है पॉलीसेकेराइड। और दोस्तों इसके एग्जाम्पल भी हमने बताए हैं। तो आप कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी सी डेफिनेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे और इनके क्लासिफिकेशन के चार्ट को अच्छे से याद कर लेंगे। और जो इसमें एग्जाम्पल लिखे हैं, इतने एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी हैं। इतने आप इनको अच्छे से देख लेंगे और समझ लेंगे। फिर जो आपका इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड के बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डाइसेकेराइड के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो में जो मोनोसेकेराइड है उसके बारे में स्टार्ट करते हैं कि मोनोसेकेराइड क्या होता है और उसके स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं। तो देखिए पीछे स्क्रीन पर लगा हुआ है मोनोसेकेराइड। यह कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट होता है। दोस्तों जिस प्रकार से बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है सेल, आपने पढ़ा होगा कि बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है सेल, उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटी इकाई जो होती है वह मोनोसेकेराइड होती है। मोनोसेकेराइड को जोड़ने के बाद कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार से जो मोनोसेकेराइड होते हैं उनको हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता है। क्यों हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता है? क्योंकि दोस्तों वह सिंपल फॉर्म में होते हैं, उनको और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों यह कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट होता है। यदि मोनोसेकेराइड की हाइड्रोलिसिस होती है तो यह स्मॉल मॉलिक्यूल में नहीं टूटते हैं। और इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n का होल n, इनका जनरल फार्मूला होता है। और इनको सिंपल शुगर भी कहा जाता है जो मोनोसेकेराइड होते हैं। इनके एग्जाम्पल होते हैं मोनोसेकेराइड के ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। यह इसके एग्जाम्पल हो गए हैं मोनोसेकेराइड के। और मोनोसेकेराइड किस प्रकार से बनता है, देखिए इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। सुक्रोज का एग्जाम्पल लिखा हुआ है C12H22O11। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं जल के साथ, H2O यानी जल होता है, जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तब हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त हो जाता है। यानी एक मोनोसेकेराइड यहाँ पर हो गया ग्लूकोज और एक मोनोसेकेराइड हो गया यहाँ पर फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला सेम होता है, इनके थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। देखिए C6H12O6, यहाँ पर हमें मिला है ग्लूकोज और यहाँ पर मिला है फ्रक्टोज। तो यह इसका मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल हो गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो मोनोसेकेराइड के अंदर एग्जाम्पल दिए गए हैं उनके स्ट्रक्चर को आपको याद करना है, बिल्कुल अच्छे से उनको समझ लेना है, बिल्कुल रट लेना है उन स्ट्रक्चर को। और आपको ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, इनके 3 के स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लेने हैं। इनको बार बार बनाकर देखना है और इनको याद कर लेना है। तो आपके सामने 3 स्ट्रक्चर बने हुए हैं पीछे। तो सबसे पहले आप बात करेंगे ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज में एक चेन होती है, 6 कार्बन की एक चेन होती है। देखिए यहाँ पर कार्बन लिखे हुए हैं, 1, 2, यहाँ पर तीसरा लिखा है, चौथा, पाँचवा, छठा। फिर इसके बाद जो पहला कार्बन है उस पर डबल बॉन्ड से O को जोड़ा है और सिंगल बॉन्ड से H को जोड़ दिया है। फिर जो O से जोड़ा है तो हम राइट साइड में OH से शुरुआत करते हैं, OH फिर यहाँ पर लगाएंगे इधर के लिए
H लगाएंगे और उसके बाद थर्ड पोजीशन पर H राइट की तरफ लगाएंगे, OH को लेफ्ट की तरफ लगाएंगे। फिर फोर्थ पोजीशन पर OH को इधर लगाएंगे यानी राइट साइड में लगाएंगे और H को लेफ्ट साइड में हम लगा देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों इसी प्रकार से OH को फिफ्थ पोजीशन पर राइट साइड में और H को लेफ्ट साइड में। तो सिक्स पोजीशन पर क्या लिखा हुआ है, CH2OH। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें स्ट्रक्चर में आपको समझना क्या, आपको याद ही करना है कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसको आपको बिल्कुल बार बार बनाकर देख लेना है। तो ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में जो फोर्थ पोजीशन है उस पर थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पर OH यहाँ पर इधर की तरफ लगा हुआ है और इसमें जो है लेफ्ट साइड की तरफ लगा हुआ है जो गैलेक्टोज है आपका। और दोस्तों जो फ्रक्टोज वाला स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोज में आपको 6 कार्बन लिख लेने हैं। पहले कार्बन पर CH2OH लगा देना है और जो सेकेंड कार्बन है डबल बॉन्ड से O जोड़ देना है। थर्ड पर OH H जोड़ना है, फोर्थ पर H और OH जोड़ना है, फिर फिफ्थ पर फिर से H और OH जोड़ना है और सिक्स पोजीशन पर आपको CH2OH जोड़ देना है। तो इस प्रकार से आप ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज के जो आपके ओपन स्ट्रक्चर होते हैं इनको ओपन स्ट्रक्चर कहा जाता है या स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इनको कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप ओपन स्ट्रक्चर को बना सकते हैं और अच्छे से समझ भी सकते हैं। इनको आप बार बार बनाकर देखेंगे। एक नीचे की तरफ लाइन भी लिखी हुई है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में पोजीशन नंबर 4 में डिफरेंस है OH का एंड ऑल स्ट्रक्चर सेम है। जो ग्लूकोज है और गैलेक्टोज है इसकी पोजीशन नंबर 4 में थोड़ा सा डिफरेंस है OH का और पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम बना हुआ है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में कि साइक्लिक स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। और दोस्तों जो आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर वह साइक्लिक स्ट्रक्चर ही हैं। अगर आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आपको चैप्टर पढ़ने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये वीडियो इसलिए आपकी ऐड कर रहे हैं क्योंकि इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर हेडिंग डाल ली। फिर उसके बाद देखिए जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था ग्लूकोज का स्ट्रेट लाइन वाला जो स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो सबसे पहले उसको बनाते हैं। यहाँ पर ग्लूकोज की स्ट्रेट लाइन का जो भी स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था दोस्तों, उसको यहाँ पर जब आप बनाओगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी जब स्ट्रक्चर बन जाएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमें लगा कि आपको समझ में आएगा, इसलिए ये वीडियो की क्लिप आपके लिए ऐड किए हैं। ये सब आपके मैराथन क्लासेस हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा दोस्तों हेल्प मिलने वाला है। ये जो जिस प्रकार से हम बना रहे हैं ना स्ट्रक्चर, उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग इसको रट लीजिए। अगर जिसको ये वाले स्ट्रक्चर याद हो गए फिर उसको सेकंड चैप्टर में कभी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए इसका फर्स्ट पोजीशन कहाँ पे है, इसका फर्स्ट पोजीशन यहाँ से है। जो ग्लूकोज का स्ट्रेट लाइन वाला जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसका फर्स्ट पोजीशन ये हो गया क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ था। फिर उसके बाद ये वाला आपका सेकंड पोजीशन हो गया और थर्ड पोजीशन ये वाली हो गई, फिर फोर्थ पोजीशन ये वाली, फिर फिफ्थ पोजीशन यहाँ पे और सिक्स पोजीशन यहाँ पे हो गई। अब दोस्तों आपको मतलब ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और जिस प्रकार से यहाँ पर ये बॉन्ड जुड़ा नहीं है तो आपको जोड़कर बीटा ग्लूकोज बनाना होगा हॉवर्थ प्रोजेक्शन के द्वारा। मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर बनाना होगा जिसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा बीटा ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट करना है क्योंकि ये अधूरा स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जो आपका फिफ्थ पोजीशन का OH जो लगा हुआ है, ये आपका फर्स्ट पोजीशन के जो O लगा हुआ है, डबल बॉन्ड के साथ जो O लगा हुआ है, इसके साथ दोस्तों यहाँ पर क्या करता है, ये वाला बॉन्ड बना लेता है। ये यहाँ पर बॉन्ड बना लेता है और बॉन्ड बनाने के बाद देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, जब यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा तो ये तो मतलब C के साथ ऐड हो जाएगा ना, H वाला O के पास आ गया। तो H वाला जब O के पास आ जाएगा तो मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है देखिए OH लिखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पर C के साथ डबल बॉन्ड के साथ O लगा हुआ है। तो दोस्तों देखिए H O के साथ आ जाएगा तो C के साथ OH जुड़ जाएगा और H जुड़ जाएगा और O अकेला रह जाएगा। तो देखिए दोस्तों अब स्ट्रक्चर आपका एक और बनाते हैं। देखिए O अकेला रह गया, उसके बाद जो यहाँ पर C लिखा था, मतलब यहाँ पर आप C भी लिख सकते हो इस प्रकार से, जो C लिखा था। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपका OH तो आ गया, मतलब वो अकेला था ना, यहाँ वाला O अकेला था, इसीलिए H उसके साथ ऐड हो गया, यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर H हो गया। फिर उसके बाद जितना भी बचा हुआ स्ट्रक्चर दोस्तों साथ सेम बना देना है आपको।
बिल्कुल सेम बना देना है। देखिए यहाँ पर क्या लगा है, H लगा हुआ है, यहाँ पर OH लगा हुआ है, यहाँ पर OH लगा हुआ है, यहाँ पर H लगा हुआ है, फिर उसके बाद H, फिर OH, और उसके बाद जो फिफ्थ पोजीशन है, फिफ्थ पोजीशन में यहाँ पर H लगा है, फिर उसके बाद सिक्स पोजीशन तो आपकी सिंगल ही है, मतलब CH2OH, क्योंकि फिफ्थ पोजीशन का जो H था भाई आपका O के साथ ऐड हो गया, मतलब ये आपका हो गया पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा, चौथा, ये आपकी फिफ्थ वाली, ये सिक्स वाली हो गई। और इस प्रकार से देखिए आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना है। और ये जो प्रोजेक्शन हुआ है इसको क्या कहते हैं, हॉवर्थ प्रोजेक्शन। तो दोस्तों ये अगर आपको ये वाला स्ट्रक्चर याद रहा, मतलब बीटा ग्लूकोज, अगर बीटा ग्लूकोज का अगर आपको स्ट्रक्चर याद रहा दोस्तों, तब आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है 100% इसी स्ट्रक्चर का। मतलब पहले ग्लूकोज था, ये आपका पूरा स्ट्रेट लाइन वाला है, आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो इसमें जो है फिफ्थ पोजीशन का H को इसके साथ बस केवल ऐड कर देना है। इस प्रकार से आप एग्जाम में ड्रॉ कर देंगे तो आपका दोस्तों बहुत अच्छा स्ट्रक्चर भी बन जाएगा और आपको नॉलेज भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये वाली वीडियो हमने इसलिए बना दी है जिससे आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। फिर दोस्तों इसी के साथ में बात करेंगे जो गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर होता है ना, गैलेक्टोज के मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, फिर फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, और ये आपका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर वाला टॉपिक होगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम गैलेक्टोज का पहले ओपन स्टेट का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब पूरा कंप्लीटली स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको बीटा गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो गैलेक्टोज होता है, तो गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। देखिए जो दोस्तों जो आपकी महा मैराथन क्लासेस स्टार्ट की गई हैं, जो इन महा मैराथन क्लास में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीटली कवर ना किया जाएगा, इसीलिए आपको प्रॉपर तैयारी करवाई जा रही है जिससे आपको हेल्प मिलेगा। ये वही स्ट्रक्चर है आपका ओपन स्टेट वाला, वो भी हमने बताया था आपको ओपन चेन वाला, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर वही बनाना है। हमने बताया था ग्लूकोज और गैलेक्टोज की फोर्थ पोजीशन में केवल डिफरेंट होता है, बिल्कुल आपको ओपन चेन जैसा बना देना है। देखिए उसमें क्या था, उसमें देखिए था फर्स्ट पोजीशन पर मतलब डबल बॉन्ड के साथ वो था, फिर उसके बाद HOH हो गया, OH हो गया, फिर HOH हो गया, और उसके बाद यहाँ पर CHOH हो गया, लास्ट में आपका सिक्स पोजीशन पर CH2OH हो गया। ठीक, ये आपका हो गया गैलेक्टोज हो गया। अब इसका आपको कंप्लीटली साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, ये जो आपका OH है ना, यहाँ पर सिंगल O है, यहाँ पर H है, इन दोनों को कंबाइंड करना होगा, यहाँ पर इनको H और OH को। फिर उसके बाद दोस्तों जो O बचा है, O से स्ट्रक्चर जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर C है ऊपर, फिर उसके बाद यहाँ पर O बचा हुआ है, और O से क्या करेंगे, स्ट्रक्चर जोड़ देंगे। मतलब जो OH निकला है, देखिए H और OH, मतलब H यहाँ पर लिखा है और O यहाँ पर लिखा हुआ है, तो दोनों जुड़ के यहाँ पर आ गए आपका OH के रूप में। अब OH के रूप में आ गए, उसके बाद दोस्तों H तो नीचे होगा ही, और उसके बाद देखिए फिर जो स्ट्रक्चर होगा बिल्कुल इस तरीके का बन जाएगा। अब जो भी इधर पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, तो दोस्तों यहाँ पर जो छठवां वाला पोजीशन है उसको यहाँ पर नोट कर देंगे, और जो फिफ्थ में लगा हुआ है बिल्कुल उसको नोट यहाँ पर कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये भी स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना और पढ़ना बहुत ईजी है दोस्तों। अब फर्स्ट पोजीशन ये हो गई, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये दोस्तों आपका स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया बीटा गैलेक्टोज का। तो ये भी आपका इजी स्ट्रक्चर है, तो ये आपका काम आने वाला है। जब भी आप कोई मतलब आगे थ्योरी पढ़ेंगे तो ये आपका स्ट्रक्चर काम आएगा। और दोस्तों ये स्ट्रक्चर बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि जो आपकी महा मैराथन क्लास बनाई जाती हैं तो इसमें आपकी कोई भी मतलब ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो कवर ना किया जाएगा। और दोस्तों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर की वीडियो महा मैराथन वाली यूट्यूब पर आएंगी, और बची हुई वीडियो टोटल आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा देव फार्मेसी के ऐप पर, वहाँ पर टोटल आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो ये आपका गैलेक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। और दोस्तों पीछे आपने ग्लूकोज का भी देखा था, तो ग्लूकोज का भी कंप्लीट हो गया। अब आपका एक टॉपिक और है फ्रक्टोज, उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी आपको बताएंगे। एक बार देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लीजिए, इससे दोस्तों आपको हेल्प मिलने वाला है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसमें सबसे पहले आप ग्लूकोज का सबसे पहले स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर बना लेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर जो लगा है वो लगा देंगे, उसके बाद सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स पोजीशन, यानी इसको एक इस प्रकार से स्ट्रक्चर के रूप में बना लेंगे। और उसके बाद इसका हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी इसको जब हम हॉवर्थ प्रोजेक्शन से इसको जोड़ेंगे, उसके बाद एक बीटा ग्लूकोज बनेगा, तब उसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर वही होगा, यानी बीटा ग्लूकोज का। तो आपने देखिए यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर देखिए दोस्तों
C के साथ डबल बॉन्ड के साथ O और H लगा हुआ है पहली पोजीशन पर। दूसरी पोजीशन पर HOH लगा हुआ है। थर्ड पोजीशन पर OH लगा हुआ है और फोर्थ पोजीशन पर H और OH लगा हुआ है। फिफ्थ पोजीशन पर जो आपका ग्लूकोज में लगा होता है OH और H। जो सिक्स पोजीशन है, सिक्स पोजीशन पर CH2OH लगा हुआ है। फिर हम जोड़ेंगे इसमें जो आपकी फिफ्थ पोजीशन का OH है उसको हम जो फर्स्ट पोजीशन है उसके O के साथ ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर बना हुआ भी है, H को OH के साथ जोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए पीछे की तरफ स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए, यानी H को OH के साथ जब हम जोड़ देते हैं तब OH निकल जाएगा और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन के आएगा यानी O के साथ आप जोड़ देंगे इसको। फिर आपका आता है गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर। पहले आप रिंग की तरह स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे गैलेक्टोज का, जो आपने पीछे पढ़ा है पीछे वाला आप स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे। उसके बाद आप OH को ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद आपके सामने बीटा गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। और उसके बाद आप फ्रक्टोज की एक स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर बना के फिर से उसको OH के साथ जोड़ देंगे। इसमें आप सिक्स पोजीशन को सेकेंड पोजीशन से ऐड कर देंगे, यानी जो सिक्स पोजीशन का H है और सेकेंड पोजीशन का O है उसको ऐड कर देंगे एक दूसरे में और OH को निकाल देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर O से स्ट्रक्चर जोड़ देंगे आप। जब फ्रक्टोज का जो स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर है जब भाई O के साथ जुड़ता है तो पायरेनोज का निर्माण हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप साइक्लिक स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही आसान तरीके से हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर को भी बनाया है। कुछ भी नहीं ज़्यादा कठिन है। सबसे पहले आप ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के आप स्ट्रेट चेन वाले स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए। फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए आप पहले उनका स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर इस तरीके से बना लीजिए। फिर उसके बाद OH को जो O है आपका उसको H के साथ जोड़ दीजिए और वहाँ पर O लिख दीजिए। बस इतना आपका स्ट्रक्चर में आपको करना है। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं डाइसैक्राइड। डाइसैक्राइड के बारे में बताएंगे और जितना भी थ्योरी होगा सब एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों यही तो देव फार्मेसी की मैराथन क्लासेस का नया बैच है जिसमें आपको टोटल एक वीडियो के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो डाइसैक्राइड वाली स्क्रीन पीछे लगी हुई है। हम बताते हैं कि डाइसैक्राइड क्या होता है। तो दोस्तों डाइसैक्राइड क्या होता है, देखिए जिसमें दो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। डाई मीन्स दो, यानी जिसमें दो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको डाइसैक्राइड कहा जाता है। जो ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड होता है उससे आपस से जुड़े होते हैं। जो डाइसैक्राइड होते हैं वह जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और डाइसैक्राइड ह्यूमन बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का वर्क करते हैं। जो डाइसैक्राइड होते हैं वह ह्यूमन बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और बहुत से कॉमन एग्जाम्पल होते हैं डाइसैक्राइड के, जैसे माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। तो दोस्तों आपने देखा कि दो शुगर मॉलिक्यूल्स जो मिलकर बना होता है उसको डाइसैक्राइड कहते हैं। और डाइसैक्राइड के एग्जाम्पल हैं माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। उसके बाद अब हम इसके एग्जाम्पल के स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल की थ्योरी थोड़ी सी आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए दोस्तों नीचे की तरफ लिखा हुआ है कि लैक्टोज, लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है, यानी लैक्टोज जो होता है वह बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। और माल्टोज अल्फा ग्लूकोज और प्लस अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। और जो सुक्रोज होता है वह ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। तो इस वाले लेक्चर में आपको लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होगा। अगर आप स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे आपको डाइसैक्राइड वाला जो टॉपिक है अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आपका टॉपिक शुरू करेंगे हम पॉलीसैक्राइड नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि आपके सिलेबस को बहुत अच्छे से और बहुत जल्द पढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम फर्स्ट ईयर भी स्टार्ट कर देंगे अपने चैनल पर।
जो फर्स्ट ईयर वाले न्यू स्टूडेंट होंगे उनको आप शेयर कर देंगे चैनल, और वह अपने नोट्स तैयार कर लेंगे इस चैनल से। तो सबसे पहले बात करते हैं माल्टोज़ की कि माल्टोज़ क्या होता है। तो देखिए पीछे स्क्रीन आपकी लग गई है माल्टोज़ वाली। तो माल्टोज़ के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं कि माल्टोज़ होता क्या है। यानी यह 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है। जो माल्टोज़ होता है, जब 2 ग्लूकोज यूनिट को मिला देते हैं तो माल्टोज़ का निर्माण हो जाता है। और इसमें पहले ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन आइटम, यानी जो पहला ग्लूकोज होता है उसका फर्स्ट कार्बन आइटम और सेकेंड ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन आइटम से जुड़कर माल्टोज़ का स्ट्रक्चर तैयार कर देता है। यानी जो पहला ग्लूकोज होता है उसका जो होता है सेकेंड ग्लूकोज से ऐड होता है, जो फोर्थ वाला होता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसमें पहले ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन आइटम, यानी जो पहला ग्लूकोज होता है उसका फर्स्ट कार्बन आइटम सेकेंड ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन आइटम से जुड़कर माल्टोज़ का निर्माण कर देता है। आगे जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको ये वाली लाइन समझ में आ जाएगी। और ये दोनों स्ट्रक्चर जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। यानी जो माल्टोज़ का निर्माण होता है तो माल्टोज़ के स्ट्रक्चर में जिस बॉन्ड से दोनों आइटम जुड़े होते हैं, यानी ग्लूकोज और ग्लूकोज जुड़े होते हैं, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसके बाद दोस्तों आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए माल्टोज़ का। आपके सामने पीछे स्क्रीन लग गई है। तो पहले आप अल्फ़ा ग्लूकोज, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था, साइक्लिक वाला स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तो आप इसमें पहले अल्फ़ा ग्लूकोज को बनाएंगे। यानी अल्फ़ा ग्लूकोज में फर्स्ट पोजीशन पर जो H ऊपर होगा वो H नीचे होगा। और उसके बाद फिर दूसरा आप अल्फ़ा ग्लूकोज सेम स्ट्रक्चर इसी तरीके का आप बना लेंगे। यानी पहला ग्लूकोज आप बना लिए हैं अल्फ़ा ग्लूकोज, फिर सेकंड वाला आप इसी तरीके का जब बना लेंगे तो इसका जो फर्स्ट वाले की फर्स्ट पोजीशन है और सेकंड वाले की जो फोर्थ पोजीशन है, इसका OH और फर्स्ट वाले का H दोनों एक साथ मिलकर जल के रूप में बाहर निकल जाएंगे। और जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका माल्टोज़ का बनेगा तो दोनों स्ट्रक्चर O से जुड़ जाएंगे। यहाँ पर देखिए O लिखा हुआ है, दोनों स्ट्रक्चर O से जुड़ गए हैं। बहुत ही सरल स्ट्रक्चर है माल्टोज़ का, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं और अच्छे से इसको अपने आप बना भी सकते हैं। तो दोस्तों आप देख लीजिए अल्फ़ा ग्लूकोज प्लस अल्फ़ा ग्लूकोज दोनों को जब मिला देंगे तब माल्टोज़ का निर्माण हो जाता है और जो जल होता है वह निकल जाता है। और इनके बीच जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आपको माल्टोज़ के स्ट्रक्चर में बस इतना ही पढ़ना है, यानी थोड़ा सा उसकी थ्योरी पढ़नी है और उसका स्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है, उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ लेना है। फिर बात करते हैं लैक्टोज़ के स्ट्रक्चर की कि लैक्टोज़ का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो लैक्टोज़ का स्ट्रक्चर के बारे में पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं कि थ्योरी क्या होती है। तो इसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का होता है और एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का होता है। तो पहला स्ट्रक्चर जो होगा वह आप पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेंगे साइक्लिक वाला, और दूसरा आप गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर साइक्लिक वाला बना लेंगे। और उसके बाद इसमें गैलेक्टोज की फर्स्ट पोजीशन का कार्बन एटम जो गैलेक्टोज होता है उसकी फर्स्ट पोजीशन का कार्बन एटम ग्लूकोज के फोर्थ पोजीशन के कार्बन एटम से लिंक हो जाता है। यानी जो गैलेक्टोज है उसकी फर्स्ट पोजीशन का कार्बन एटम और जो ग्लूकोज होता है उसकी फोर्थ पोजीशन के कार्बन एटम से लिंक हो जाता है। इस लिंकेज को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। इसे 1, यानी बीटा 1,4 से सिम्बोलाइज्ड किया जाता है। तो दोस्तों जब आप स्ट्रक्चर बना लेंगे तो आप थ्योरी अपने आप इसकी लिख देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप लैक्टोज के स्ट्रक्चर को देखिए, पीछे स्क्रीन लगी हुई है, देखिए पीछे। इसमें आप पहले बीटा गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाइए। यानी जो हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको गैलेक्टोज की साइक्लिक वाला स्ट्रक्चर दिखाया था और समझाया भी था उसमें, तो पहले आप बीटा गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर आप अपने आप बना लीजिए अपनी कॉपी पर, और उसके बाद बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें जो बीटा गैलेक्टोज है पहला वाला स्ट्रक्चर है, इसकी फर्स्ट पोजीशन का कार्बन एटम जो होता है
जो बीटा गैलेक्टोज है इसकी फर्स्ट पोजीशन का जो कार्बन एटम होता है वह आपका बीटा ग्लूकोज के फोर्थ पोजीशन के कार्बन एटम से जुड़ा होता है। इसमें देखिए पीछे लिंकेज भी दिखाई गई है, हमने दिखाई भी है, इसको तैयार किया है, अपने आप लिखा हुआ है। और दोस्तों इसका जो ऊपर वाला जो H है वह नीचे वाले OH से जब मिक्स हो जाएगा यानी जुड़ जाएगा और वाटर के रूप में निकल जाएगा तो आपका 1,4 ग्लाइकोसिडिक जो लिंकेज होती है, जो बॉन्ड होता है, वह आपका बॉन्ड बन जाएगा और आपका जो लैक्टोज वाला स्ट्रक्चर है वह स्ट्रक्चर इसमें बन जाएगा। तो आपको सबसे पहले पहली वीडियो देखनी है, उसमें आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर 3 के याद कर लेने हैं। आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर साइक्लिक वाले याद कर लीजिए। बस जब वो स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएंगे तो आपको इन स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखिए बीटा गैलेक्टोज का आपको स्ट्रक्चर अगर याद होगा तो पहले आप बीटा गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बना लीजिए और उसके बाद बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप तैयार कर लीजिए। दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड उसमें लगा दीजिए। उसके बाद आपका लैक्टोज वाला स्ट्रक्चर अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों जो लैक्टोज वाला टॉपिक है उसमें भी आपको थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है और उसका स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आपका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक सुक्रोज। तो सुक्रोज का जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा सरल है। आप इसको अगर समझेंगे और पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा आसान भाषा में हमने इसको लिखा है। तो पहले आप पढ़ेंगे सुक्रोज होता क्या है। तो ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। जो सुक्रोज होता है यह ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं पहली वीडियो में और फ्रक्टोज का भी साइक्लिक स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं। तो यही बात इसमें लिखी है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है सुक्रोज और इसकी जो लिंकेज होती है उसको 1,2 के नाम से जानते हैं। यानी 1,2 जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है उसको 1,2 कहते हैं इस वाले स्ट्रक्चर में सुक्रोज के अंदर। और प्रीवियस वाले जो स्ट्रक्चर थे उनमें कौन सी लिंकेज बन रही थी, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड उसमें बन रहा था। उसके बाद यह नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है और यह राइप फ्रूट्स यानी जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं उनके जूस में पाया जाता है। जैसे पाइनएप्पल जो अनानास होता है उसके जूस में सुक्रोज पाया जाता है और शुगर केन गन्ना के जूस में बहुत ज़्यादा सुक्रोज पाया जाता है। हनी यानी शहद में पाया जाता है। इन सब में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सुक्रोज पाया जाता है। और जो कैरेट रूट्स होती हैं उसमें भी सुक्रोज बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों आप पहले सुक्रोज का थोड़ा सा इंट्रो लिखेंगे एग्ज़ाम में। अगर आपका शॉर्ट में आता है तो आप उसमें इंट्रो लिख देंगे और अगर आपका लॉन्ग में भी आता है, लॉन्ग में आपका क्वेश्चन आएगा डिफाइन डाइसैकराइड, तो आप डाइसैकराइड को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। फिर उसके जो हम आपको माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज वाले टॉपिक बता रहे हैं इन तीनों टॉपिक को एग्ज़ाम के अंदर आप लिख देंगे। तो सुक्रोज का स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है पीछे देखिए। सुक्रोज का स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना होता है, पहले आप इसको देखिए। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। तो आप पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लीजिए। जो ग्लूकोज वाला स्ट्रक्चर है वह आप इसमें देखिए बना हुआ है, उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बना हुआ है। और उसके बाद जो फ्रक्टोज वाला स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का भी स्ट्रक्चर बना हुआ है। फिर आपको क्या करना है, यानी जो ग्लूकोज है उसकी फर्स्ट पोजीशन का OH जो आपका फ्रक्टोज का सेकंड पोजीशन का जो H होता है उसके साथ बॉन्ड बना लेगा और H2O के रूप में निकल जाएगा, यानी वाटर के रूप में निकल जाएगा। और देखिए सामने एक आपका स्ट्रक्चर बनकर आ जाएगा सुक्रोज का, यानी यहाँ से ये ऐड हो जाएगा क्योंकि O के साथ दोनों स्ट्रक्चर ऐड हो जाएंगे और आपका सुक्रोज वाला स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों डी फॉर्म सेकेंड ईयर की ये टोटल मैराथन क्लासेस हैं, इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए क्योंकि देव फार्मेसी चैनल पर आपको पूरी मैराथन क्लासेस देखने को मिलेंगी। और दोस्तों ये क्लासेस आपकी मतलब स्टार्टिंग चैप्टर की आपको मिलेंगी और उसके बाद अगर आपको लाइव क्लास लेना है तो आपको देव फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से आपको कोर्स परचेज करके वहाँ पर टोटल आपकी मैराथन क्लासेस साथ में PDF, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी होंगे आपको टोटल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए।
तो डाइसैकेराइड वाली स्क्रीन पीछे लगी हुई है। हम बताते हैं कि डाइसैकेराइड क्या होता है। तो दोस्तों डाइसैकेराइड क्या होता है, देखिए जिसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। डाई मीन्स 2, यानी जिसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको डाइसैकेराइड कहा जाता है। जो ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड होता है उससे आपस से जुड़े होते हैं। जो डाइसैकेराइड होते हैं वह जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और डाइसैकेराइड ह्यूमन बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का वर्क करते हैं। जो डाइसैकेराइड होते हैं वह ह्यूमन बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और बहुत से कॉमन एग्जाम्पल होते हैं डाइसैकेराइड के, जैसे माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। तो दोस्तों आपने देखा कि 2 शुगर मॉलिक्यूल्स जो मिलकर बना होता है उसको डाइसैकेराइड कहते हैं। और डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। उसके बाद अब हम इसके एग्जाम्पल के स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल की थ्योरी थोड़ी सी आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए दोस्तों नीचे की तरफ लिखा हुआ है कि लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है, यानी लैक्टोज जो होता है वह बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। और माल्टोज अल्फा ग्लूकोज और प्लस अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। और जो सुक्रोज होता है वह ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। तो इस वाले लेक्चर में आपको लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होगा। अगर आप स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे आपको डाइसैकेराइड वाला जो टॉपिक है अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आपका टॉपिक शुरू करेंगे हम पॉलीसैकेराइड नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि आपके सिलेबस को बहुत अच्छे से और बहुत जल्द पढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम फर्स्ट ईयर भी स्टार्ट कर देंगे अपने चैनल पर। जो फर्स्ट ईयर वाले न्यू स्टूडेंट होंगे उनको आप शेयर कर देंगे चैनल, और वह अपने नोट्स तैयार कर लेंगे इस चैनल से। तो सबसे पहले बात करते हैं माल्टोज की कि माल्टोज क्या होता है। तो देखिए पीछे स्क्रीन आपकी लग गई है माल्टोज वाली। तो माल्टोज के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं कि माल्टोज होता क्या है। यानी यह 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है। जो माल्टोज होता है जब 2 ग्लूकोज यूनिट को मिला देते हैं तो माल्टोज का निर्माण हो जाता है। और इसमें पहले ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन एटम, यानी जो पहला ग्लूकोज होता है उसका फर्स्ट कार्बन एटम और सेकेंड ग्लूकोज के 4th कार्बन आइटम से जुड़कर माल्टोज का स्ट्रक्चर तैयार कर देता है। यानी जो पहला ग्लूकोज होता है उसका जो होता है सेकेंड ग्लूकोज से ऐड होता है, जो 4th वाला होता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है इसमें पहले ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन एटम, यानी जो पहला ग्लूकोज होता है उसका फर्स्ट कार्बन आइटम सेकेंड ग्लूकोज के 4th कार्बन आइटम से जुड़कर माल्टोज का निर्माण कर देता है। आगे जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको ये वाली लाइन समझ में आ जाएगी। और ये दोनों स्ट्रक्चर जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। यानी जो माल्टोज का निर्माण होता है तो माल्टोज के स्ट्रक्चर में जिस बॉन्ड से दोनों आइटम जुड़े होते हैं यानी ग्लूकोज और ग्लूकोज जुड़े होते हैं उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसके बाद दोस्तों आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए माल्टोज का, आपके सामने पीछे स्क्रीन लग गई है। तो पहले आप अल्फ़ा ग्लूकोज जो हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था, साइक्लिक वाला स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तो आप इसमें पहले अल्फ़ा ग्लूकोज को बनाएंगे। यानी अल्फ़ा ग्लूकोज में फर्स्ट पोजीशन पर जो H ऊपर होगा वो H नीचे होगा। और उसके बाद फिर दूसरा आप अल्फ़ा ग्लूकोज सेम स्ट्रक्चर इसी तरीके का आप बना लेंगे। यानी पहला ग्लूकोज आप बना लिए हैं अल्फ़ा ग्लूकोज, फिर सेकंड वाला आप इसी तरीके का जब बना लेंगे तो इसका जो फर्स्ट वाले की फर्स्ट पोजीशन है और सेकंड वाले की जो 4th पोजीशन है इसका OH और फर्स्ट वाले का H दोनों एक साथ मिलकर जल के रूप में बाहर निकल जाएंगे। और जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका माल्टोज का बनेगा तो दोनों स्ट्रक्चर O से जुड़ जाएंगे। यहाँ पर देखिए O लिखा हुआ है, दोनों स्ट्रक्चर O से जुड़ गए हैं। बहुत ही सरल स्ट्रक्चर है माल्टोज का, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं और अच्छे से इसको अपने आप बना भी सकते हैं। तो दोस्तों आप देख लीजिए अल्फ़ा ग्लूकोज प्लस अल्फ़ा ग्लूकोज दोनों को जब मिला देंगे तब माल्टोज का निर्माण हो जाता है और जो जल होता है वह निकल जाता है।
और इनके बीच जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आपको माल्टोज के स्ट्रक्चर में बस इतना ही पढ़ना है, यानी थोड़ा सा उसकी थ्योरी पढ़नी है और उसका स्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है, उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ लेना है। फिर बात करते हैं लैक्टोज के स्ट्रक्चर की कि लैक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो लैक्टोज का स्ट्रक्चर के बारे में पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं कि थ्योरी क्या होती है। तो इसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का होता है और एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का होता है। तो पहला स्ट्रक्चर जो होगा वह आप पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेंगे साइक्लिक वाला, और दूसरा आप गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर साइक्लिक वाला बना लेंगे। और उसके बाद इसमें गैलेक्टोज की फर्स्ट पोजीशन का कार्बन एटम जो गैलेक्टोज होता है उसकी फर्स्ट पोजीशन का कार्बन एटम ग्लूकोज के फोर्थ पोजीशन के कार्बन एटम से लिंक हो जाता है। यानी जो गैलेक्टोज है उसकी फर्स्ट पोजीशन का कार्बन एटम और जो ग्लूकोज होता है उसकी फोर्थ पोजीशन के कार्बन एटम से लिंक हो जाता है। इस लिंकेज को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। इसे 1, यानी बीटा 1,4 से सिंबलाइज्ड किया जाता है। तो दोस्तों जब आप स्ट्रक्चर बना लेंगे तो आप थ्योरी अपने आप इसकी लिख देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप लैक्टोज के स्ट्रक्चर को देखिए, पीछे स्क्रीन लगी हुई है, देखिए पीछे। इसमें आप पहले बीटा गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाइए, यानी जो हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको गैलेक्टोज की साइक्लिक वाला स्ट्रक्चर दिखाया था और समझाया भी था उसमें। तो पहले आप बीटा गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर आप अपने आप बना लीजिए अपनी कॉपी पर, और उसके बाद बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें जो बीटा गैलेक्टोज है पहला वाला स्ट्रक्चर है, इसकी फर्स्ट पोजीशन का कार्बन एटम जो होता है, जो बीटा गैलेक्टोज है इसकी फर्स्ट पोजीशन का जो कार्बन एटम होता है वह आपका बीटा ग्लूकोज के फोर्थ पोजीशन के कार्बन एटम से जुड़ा होता है। इसमें देखिए पीछे लिंकेज भी दिखाई गई है, हमने दिखाई भी है, इसको तैयार किया है, अपने आप लिखा हुआ है। और दोस्तों इसका जो ऊपर वाला जो H है वह नीचे वाले OH से जब मिक्स हो जाएगा यानी जुड़ जाएगा और वाटर के रूप में निकल जाएगा, तो आपका 1,4 ग्लाइकोसिडिक जो लिंकेज होती है, जो बॉन्ड होता है, वह आपका बॉन्ड बन जाएगा और आपका जो लैक्टोज वाला स्ट्रक्चर है वह स्ट्रक्चर इसमें बन जाएगा। तो आपको सबसे पहले पहली वीडियो देखनी है, उसमें आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर 3 के याद कर लेने हैं। आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर साइक्लिक वाले याद कर लीजिए। बस जब वो स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएंगे तो आपको इन स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखिए बीटा गैलेक्टोज का आपको स्ट्रक्चर अगर याद होगा तो पहले आप बीटा गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बना लीजिए और उसके बाद बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप तैयार कर लीजिए। दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड उसमें लगा दीजिए। उसके बाद आपका लैक्टोज वाला स्ट्रक्चर अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों जो लैक्टोज वाला टॉपिक है उसमें भी आपको थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है और उसका स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आपका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक सुक्रोज। तो सुक्रोज का जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा सरल है, आप इसको अगर समझेंगे और पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा आसान भाषा में हमने इसको लिखा है। तो पहले आप पढ़ेंगे सुक्रोज होता क्या है। तो ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। जो सुक्रोज होता है यह ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं पहली वीडियो में और फ्रक्टोज का भी साइक्लिक स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं। तो यही बात इसमें लिखी है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है सुक्रोज, और इसकी जो लिंकेज होती है उसको 1,2 के नाम से जानते हैं। यानी 1,2 जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है उसको 1,2 कहते हैं इस वाले स्ट्रक्चर में, सुक्रोज के अंदर। और प्रीवियस वाले जो स्ट्रक्चर थे उनमें कौन सी लिंकेज बन रही थी, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड उसमें बन रहा था। उसके बाद यह नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, और यह राई फ्रूट्स यानी जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं उनके जूस में पाया जाता है। जैसे पाइनएप्पल जो अनानास होता है उसके जूस में सुक्रोज पाया जाता है, और शुगर केन गन्ना के जूस में बहुत ज़्यादा सुक्रोज पाया जाता है। हनी यानी शहद में पाया जाता है। इन सब में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सुक्रोज पाया जाता है।
और जो कैरेट रूट्स होती हैं उसमें भी सुक्रोज बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों आप पहले सुक्रोज का थोड़ा सा इंट्रो लिखेंगे एग्ज़ाम में। अगर आपका शॉर्ट में आता है तो आप उसमें इंट्रो लिख देंगे, और अगर आपका लॉन्ग में भी आता है, लॉन्ग में आपका क्वेश्चन आएगा डिफाइन डाइसैकराइड, तो आप डाइसैकराइड को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। फिर उसके जो हम आपको माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज वाले टॉपिक बता रहे हैं, इन तीनों टॉपिक को एग्ज़ाम के अंदर आप लिख देंगे। तो सुक्रोज का स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है पीछे देखिए। सुक्रोज का स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना होता है, पहले आप इसको देखिए। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। तो आप पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लीजिए। जो ग्लूकोज वाला स्ट्रक्चर है वह आप इसमें देखिए बना हुआ है, उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बना हुआ है। और उसके बाद जो फ्रक्टोज वाला स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोज का भी स्ट्रक्चर बना हुआ है। फिर आपको क्या करना है, यानी जो ग्लूकोज है उसकी फर्स्ट पोजीशन का OH, जो आपका फ्रक्टोज का सेकंड पोजीशन का जो H होता है उसके साथ बॉन्ड बना लेगा और H2O के रूप में निकल जाएगा, यानी वाटर के रूप में निकल जाएगा। और देखिए सामने एक आपका स्ट्रक्चर बनकर आ जाएगा सुक्रोज का, यानी यहाँ से ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि O के साथ दोनों स्ट्रक्चर ऐड हो जाएंगे और आपका सुक्रोज वाला स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों जितना भी आपका टॉपिक्स था डाइसैकराइड के अंदर, हमने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया। तो आप लोग इस कंटेंट को पढ़ के अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों ये सब आपकी मैराथन क्लासेस हैं, मतलब जो आपका न्यू बैच स्टार्ट हुआ है उसके लिए मैराथन क्लास है, जिससे पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आपको स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेंगे और टाइपिंग नोट्स भी देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। आपके नेक्स्ट के जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको कंप्लीट कराने के बाद आपका सेकेंड चैप्टर बायोकेमिस्ट्री का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए पीछे स्क्रीन पर देखिए पॉलीसैकराइड का इंट्रोडक्शन लग गया है कि पॉलीसैकराइड क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, जो सब्सटेंस बहुत से शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, यानी जब बहुत से शुगर मॉलिक्यूल को मिला दिया जाता है, बहुत से मोनोसैकराइड को मिला दिया जाता है, जो मोनोसैकराइड होते हैं उनको मिला दिया जाता है, तब आपका पॉलीसैकराइड का निर्माण हो जाता है, जिसको पॉलीसैकराइड कहा जाता है। फिर इसमें एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है यानी बहुत से मोनोसैकराइड को मिलाने पर ये बनता है। और जो बनता है तो ये टेस्टलेस, जो जिसका टेस्ट नहीं होता है, यानी टेस्टलेस मीन्स होता है जिसका टेस्ट नहीं होता है, उस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये कम मात्रा में वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, यानी जब इसको वाटर के अंदर मिलाया जाता है तो पूर्णतः ये वाटर में नहीं मिक्स होता है, थोड़ा थोड़ा वाटर में मिक्स हो जाता है। और इसमें वही पॉइंट लिखा गया है जो आपको हम बता चुके हैं कि बहुत से मोनोसैकराइड को मिलाने पर पॉलीसैकराइड बनते हैं। जब बहुत से मोनोसैकराइड को मिला दिया जाता है तब पॉलीसैकराइड का निर्माण हो जाता है। पॉलीसैकराइड के अंदर कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, सिटिन, अगार, पैक्टिन, ये इसके एग्जाम्पल हैं पॉलीसैकराइड के। पॉलीसैकराइड को हमने जब आपको क्लासिफिकेशन समझाया था उसके अंदर भी इसके एग्जाम्पल को बताया था। और दोस्तों पॉलीसैकराइड क्या होता है इसको हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों जो इसके एग्जाम्पल हैं उनके हम स्ट्रक्चर को समझाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको हम पूरी तरीके से अच्छे से समझा देंगे, यानी पॉलीसैकराइड क्या होता है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसको हम अच्छे से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसका जो एग्जाम्पल है वह है स्टार्च। स्टार्च क्या होता है आपको हम बताते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स को हमने ऐड किया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों आपका जो डीफॉर्म है, डीफॉर्म लेवल का हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा थ्योरी नहीं बता रहे हैं, थोड़ी थोड़ी थ्योरी बता रहे हैं और स्ट्रक्चर समझा रहे हैं। जितना आपका सिलेबस है डीफॉर्म का, डीफॉर्म सेकेंड ईयर या डीफॉर्म फर्स्ट ईयर, जितना हम आपके लिखा रहे हैं यानी हम आपको बता रहे हैं, उतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उतना आपके लिए सफिशिएंट है। तो दोस्तों स्टार्च, इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है, यह ग्रेन्स, यानी ग्रेन्स मीन्स होता है अनाज,
अनाज के अंदर पाया जाता है, पटेटो के अंदर पाया जाता है, टमाटो के अंदर पाया जाता है, और जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर स्टार्च भारी मात्रा में पाया जाता है। और प्लांट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह एनिमल का मेन सोर्स होता है। यानी जो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर जीवन होता है, जैसे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं वह प्लांट्स पर निर्भर होते हैं। तो दोस्तों जो एनिमल्स होते हैं उनका जो मेन सोर्स होता है स्टार्च का, वह दोस्तों प्लांट होता है, क्योंकि प्लांट्स के पास स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जो एनिमल्स होते हैं वह प्लांट से कार्बोहाइड्रेट को ऑब्टेंड करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह एनर्जी का बेस्ट सोर्स होता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें बहुत फास्टली एनर्जी प्राप्त होती है। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों जब आप चावल खाते हैं तो चावल से हमें एनर्जी तुरंत प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वह कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, स्टार्च का यूज़ इंडस्ट्रियल भी किया जाता है। जो स्टार्च होता है उसका यूज़ इंडस्ट्री में भी किया जाता है। और इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, उसका यूज़ जब पेपर को तैयार किया जाता है तो इसलिए स्टार्च का यूज़ किया जाता है। और मेडिसिन बनाने में भी स्टार्च का यूज़ किया जाता है। इसमें एक छोटी सी रिएक्शन है, जब स्टार्च का हाइड्रोलिसिस किया जाता है तब हमको ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों आपको हमने स्टार्च के बारे में कुछ पॉइंट्स को बताया है और अच्छे से डिफ़ाइन किया है। फिर दोस्तों स्टार्च के कुछ पॉइंट्स आगे और हैं, उनको भी हम डिफ़ाइन करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका जो डी फार्म सेकेंड ईयर है उसका पूरा सिलेबस हम आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स में समझाएंगे और अच्छे से बताएंगे भी। तो दोस्तों बहुत से स्टूडेंट यूपी बोर्ड के होते हैं, उनको इंग्लिश में पूरा डिफ़ाइन करना नहीं आ पाता है। यानी उनको समझ में तो आ जाता है लेकिन वो जो है हिंदी में डिफ़ाइन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए देव फार्मेसी चैनल इसलिए बनाया गया है कि जो यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए हेल्प हो सके। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट ईयर से आपको इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे, यानी जो आपका डी फॉर्म इंग्लिश के अंदर है उसको भी हम समझाएंगे। तो आपको इस साल हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर हिंदी इंग्लिश मिक्स में डिफ़ाइन करेंगे। तो स्टार्च जो होता है, स्टार्च के 2 टाइप होते हैं। यानी कौन कौन से इसके टाइप होते हैं? पहला टाइप है आपका एमाइलोज। एमाइलोज जो होता है जिसको कहते हैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज। तो दोस्तों एमाइलोज के बारे में कुछ पॉइंट हैं और इसके स्ट्रक्चर को भी हम आपको दिखाएंगे। तो इसमें ब्रांच प्रेजेंट नहीं होती हैं। जो एमाइलोज होता है इसके स्ट्रक्चर में ब्रांच प्रेजेंट नहीं होती हैं, बस ओनली ग्लूकोज को मिक्स करते जाना है, आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। यानी इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वह अल्फ़ा डी ग्लूकोज को मिलाने के बाद एमाइलोज का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसमें ब्रांच प्रेजेंट नहीं होती हैं। स्प्रैंगली सोल्युबल इन हॉट वाटर, यानी जब हॉट वाटर को लेते हैं तो उसमें यह बहुत कम मात्रा में मिक्स होता है। और उसके बाद जब इसकी क्रिया आयोडीन के साथ कराई जाती है तब यह ब्लू कलर देता है। यानी जो आपका एमाइलोज होता है इसको आयोडीन के साथ मिक्स करने पर यह ब्लू कलर दे देगा। और इसमें केवल अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड ही प्रेजेंट होते हैं। जो आपका एमाइलोज का स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर अल्फ़ा 1,4 जो आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है वही केवल प्रेजेंट होता है। इसमें केवल 1,4 ही प्रेजेंट होता है। फिर दोस्तों आपको हम इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं। जो एमाइलोज का स्ट्रक्चर है वह पीछे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। जब आप प्रीवियस वाले लेक्चर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें दोस्तों क्या है, यानी इसमें अल्फ़ा डी ग्लूकोज यानी 2 ग्लूकोज लेने हैं आपको। यानी आपको हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर समझाए थे, यानी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है साइक्लिक वाला, उसको हम प्रीवियस के लेक्चर में समझा चुके हैं। तो पहले आप दोस्तों पहले एक अल्फ़ा डी ग्लूकोज को ले लीजिए और उसके बाद फिर आप सेकेंड अल्फ़ा डी ग्लूकोज को ले लीजिए। फिर जो आपका पहला वाला जो अल्फ़ा डी ग्लूकोज है उसकी फर्स्ट पोजीशन का जो OH होता है उसमें से आप H को ले लीजिए। और उसके बाद जो सेकेंड वाला जो आपका अल्फ़ा डी ग्लूकोज है उसका आप 4th पोजीशन का OH ले लीजिए।
ये दोनों आपस में मिक्स होकर H2O यानी जल के रूप में बाहर निकल जाएंगे। फिर जो आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन के आएगा वह आपका अल्फ़ा डी ग्लूकोज को पहला यानी जो पहला वाला स्ट्रक्चर है उसको लिख दीजिए, बीच में आप O से स्ट्रक्चर को जोड़ दीजिए, यानी बॉन्ड लगाकर आप O से स्ट्रक्चर को जोड़ दीजिए और सेकंड वाला ग्लूकोज बना दीजिए। तो ये आपका स्ट्रक्चर जो बन के आएगा वह आपका एमाइलोज का आएगा और बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है दोस्तों, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने प्रीवियस के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप प्रीवियस के वीडियो जब देखेंगे उसके बाद ही आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि बीच से आपको लेक्चर समझ में नहीं आएगा। जब आप उन स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हमने आपके लिए बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर बनाए हैं और दोस्तों अपने आप हमने स्ट्रक्चर को इनको ड्रा किया है, उसके बाद आपको स्क्रीन पर हम दिखाए हैं। फिर जो स्टार्च होता है उसका सेकंड पार्ट होता है यानी सेकंड टाइप होता है एमाइलोपेक्टिन, यानी जो एमाइलोपेक्टिन होता है वह भी आपका अल्फ़ा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, बट इसमें अंतर इतना होता है इसके अंदर ब्रांच प्रेजेंट होती हैं जो एमाइलोपेक्टिन होता है, और इसमें लिखा भी है यह ग्लूकोज की ब्रांच चेन होती हैं, इसके स्ट्रक्चर में ब्रांच प्रेजेंट होती हैं और इनसॉल्युबल इन हॉट एंड कोल्ड वाटर, यानी इसको ना तो सॉल्युबल किया जा सकता है कोल्ड वाटर के अंदर, ना तो हॉट वाटर के अंदर इसको सॉल्युबल किया जा सकता है। और जब इसको आयोडीन के साथ यानी मिक्स किया जाता है तो ये रेडिश ब्राउन कलर देता है या तो पर्पल रेड कलर देता है, जो आपका एमाइलोपेक्टिन होता है। और जो एमाइलोपेक्टिन होता है इसके स्ट्रक्चर में अल्फ़ा 1,4 भी आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है और 1,6 बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसमें ब्रांच प्रेजेंट होती हैं तो इसमें 1,6 भी प्रेजेंट होगा बॉन्ड वाला और दोस्तों 1,4 भी प्रेजेंट होगा। फिर आपको एमाइलोपेक्टिन का हम स्ट्रक्चर दिखाते हैं दोस्तों, देख लीजिए पीछे स्क्रीन पर लगा हुआ है। तो इसमें क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर भी आपका एमाइलोज की तरह है, बट इसमें केवल ब्रांच प्रेजेंट होती हैं। तो पहले आपको क्या ले लेना है, पहले आपको अल्फ़ा डी ग्लूकोज एक ले लेना है, उसके बाद आपको सेकेंड अल्फ़ा डी ग्लूकोज ले लेना है। तो जो पहला वाला अल्फ़ा डी ग्लूकोज है इसका जो फर्स्ट पोजीशन है उसमें जो OH लगा हुआ है उसका H आपको ले लेना है, और जो सेकंड वाला अल्फ़ा डी ग्लूकोज लगा हुआ है इसका फोर्थ पोजीशन का आपको OH ले लेना है। दोनों आपस में मिक्स होकर H2 यानी जल के रूप में निकल जाएंगे। फिर आपका जो स्ट्रक्चर बनकर आएगा सामने, फिर आपको उसको O से ऐड कर देना है, जो आपने पीछे एमाइलोज वाले स्ट्रक्चर में किया, बट इसमें ब्रांच प्रेजेंट होती हैं तो इसको एक स्ट्रक्चर थर्ड वाला इसके साथ फिर से ऐड कर देना है। जो ग्लूकोज एक होता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज, उसको प्रीवियस जैसे अभी आपने ऐड किया है उसी प्रकार से ऐड करके थर्ड ग्लूकोज भी इसमें ऐड कर देना है। फिर जो ऊपर की तरफ इसमें लिखा हुआ है एक आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और ऊपर की तरफ तैयार कर लेना है, क्योंकि ब्रांच प्रेजेंट होती हैं तो आपको ब्रांच के लिए एक ग्लूकोज ऐड कर लेना है। फिर जो आपका जो आपने ब्रांच वाला स्ट्रक्चर ऊपर बनाया है और इसके बाद आपने बनाया है नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर बनाया था, तो ब्रांच वाले का फर्स्ट पोजीशन का OH ले लेना है, जो आपने ब्रांच के लिए ऊपर बनाया स्ट्रक्चर उसका फर्स्ट पोजीशन ले लेना है, और जो थर्ड ग्लूकोज आपने तैयार किया है इसकी 6 पोजीशन को ऐड कर देना है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका ब्रांच वाला स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। तो इस बॉन्डिंग को कहेंगे 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो दोस्तों इस प्रकार से आप एमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। और उसके बाद आपका आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है इसके बारे में आपको हम बताएंगे और ग्लाइकोजन के बारे में अच्छे से समझाएंगे भी। तो दोस्तों अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों आपको ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर भी बनाना होगा और सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर भी बनाना होगा। तो आपको ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर होता है वह आपका जो आपने पढ़ा है एमाइलोपेक्टिन, अभी हमने आपको स्ट्रक्चर समझाया है एमाइलोपेक्टिन वाला, तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर आपको ग्लाइकोजन के अंदर एमाइलोपेक्टिन का बना देना है
और आपको सेलुलोज के अंदर किसका स्ट्रक्चर बनाना है, भाई आपको एमाइलोज वाला स्ट्रक्चर बना देना है। एक बार फिर से याद रखिए, जो आपका ग्लाइकोजन है उसके अंदर एमाइलोपेक्टिन का जो अभी स्ट्रक्चर हमने बताया है, एमाइलोपेक्टिन वाला स्ट्रक्चर पूरा आपको बना देना है। और जो आपको सेलुलोज का स्ट्रक्चर है, जो सेलुलोज वाला है उसका स्ट्रक्चर जो है यानी एमाइलोज वाला स्ट्रक्चर आपको उसके अंदर बनाना है। आपको हम दोबारा से स्क्रीन पर दिखा देंगे, आप उस स्ट्रक्चर को बना लेना। तो ग्लाइकोजन क्या होता है, ये होमोपोलीसैकेराइड होते हैं और उसके बाद ये एनिमल स्टार्च होता है, यानी ये एनिमल स्टार्च होता है। इसमें 1,4 बॉन्ड और 1,6 बॉन्ड प्रेजेंट होता है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर बनेगा इसलिए इसमें 1,4 बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा और 1,6 बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। इसे अल्फ़ा डी ग्लूकोज से बनाते हैं, यानी जो अल्फ़ा डी ग्लूकोज होते हैं उनको मिक्स कर देते हैं, उनको आपस में जोड़ते चले जाते हैं तो आपका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है। और ये वाटर सोल्युबल होते हैं, यानी इनको वाटर में सोल्युबल किया जा सकता है। ग्लाइकोजन बॉडी की मेन फॉर्म होती है जिसमें ग्लूकोज स्टोर रहता है। ग्लाइकोजन बॉडी की एक फॉर्म होती है जिसमें ग्लूकोज स्टोर रहता है, यानी हमारी बॉडी को जितना ग्लूकोज की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी उससे एनर्जी प्राप्त कर लेती है। जो बचा हुआ ग्लूकोज है वह कहाँ स्टोर होता है, यानी ग्लाइकोजन में। ये आपका मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन भी बनता है कि ग्लूकोज कहाँ स्टोर होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो भाई कहाँ पे स्टोर होता है, ग्लाइकोजन में। और इसके स्ट्रक्चर में ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है। हमने आपको प्रीवियस में बताया था एमाइलोपेक्टिन वाले में कि इसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, तो जो आपका ग्लाइकोजन है उसके अंदर भी ब्रांचिंग प्रेजेंट होगी। तो दोस्तों आप ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर देखिए, पीछे देख लीजिए, जो आपने एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर बनाया है वही आपको ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बना लेना है। यानी पहला आपको अल्फ़ा डी ग्लूकोज लेना है और सेकंड वाला अल्फ़ा डी ग्लूकोज लेना है। दोनों को मिक्स करके आप एक स्ट्रक्चर को बनाएंगे, उसको ओ से ऐड कर देंगे, फिर उसी के साथ में एक थर्ड आपको अल्फ़ा डी ग्लूकोज ऐड कर देना है। उसके बाद आपको ऊपर की तरफ ब्रांचिंग में एक स्ट्रक्चर तैयार करके उसको ऐड कर देना है। तो इससे पता लगेगा कि आपने स्ट्रक्चर में ब्रांचिंग भी दिखाई है। फिर आता है आपका टॉपिक सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है, यह प्लांट सेल की सेल वाल में प्रेजेंट होते हैं। सेलुलोज यानी जो प्लांट सेल होती हैं उनकी जो सेल बाल्स होती हैं उसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है। और इसमें एक पॉइंट लिखा गया है, कॉटन इज़ प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। जो कॉटन होता है उसके अंदर सेलुलोज बहुत ज़्यादा पाया जाता है, प्योर फॉर्म होती है कॉटन सेलुलोज की। और ये वाटर में इंसॉल्युबल होता है, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं किया जा सकता है, ये इंसॉल्युबल होता है। और ये आयोडीन के साथ कोई कलर शो नहीं करता है। जब इसको आयोडीन के साथ मिक्स किया जाता है ये तो कोई कलर नहीं देता है। यानी जो सेलुलोज होता है वह आयोडीन के साथ कोई कलर नहीं देता है। नॉट डाइजेस्ट इन डाइजेस्टिव ट्रैक, इसको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है, डाइजेस्टिव ट्रैक में ये डाइजेस्ट नहीं होता है। जो सेलुलोज वाला आपका स्ट्रक्चर हमने बताया था आपको, यानी जो सेलुलोज का स्ट्रक्चर है वह आपको क्या बनाना है, एमाइलोज वाला जो स्ट्रक्चर है, देखिए पीछे स्क्रीन पर लगा हुआ है सेलुलोज का स्ट्रक्चर। इसमें आपको 2 अल्फ़ा डी ग्लूकोज को मिक्स करके और नेक्स्ट में आपको ओ बॉन्ड से ऐड कर देना है। आपका जो सेलुलोज वाला स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि जो आपने पॉलीसैकेराइड पढ़ा उसके बारे में आपको बताया, उसके जो स्ट्रक्चर और जो उसके एग्जाम्पल हैं उनको हमने अच्छे से बताया। तो आपका लास्ट टॉपिक है जो आपका सेकेंड चैप्टर है, आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक है क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बोहाइड्रेट के लिए जो टेस्ट होते हैं, यानी जो क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे और आपका चैप्टर सेकेंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जो आपका सिलेबस है उसमें है आपका क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए बहुत से टेस्ट होते हैं दोस्तों,
उसमें से हमने कुछ टेस्ट को डिफ़ाइन किया है। जो इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं आपके, उनको हमने डिफ़ाइन भी किया है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए मॉलिस टेस्ट होता है और फेलिंग टेस्ट होता है, बेनेडिक्ट टेस्ट भी होता है। फिर उसके बाद 4th नंबर पर आता है बारफॉइड टेस्ट, टोलेंस टेस्ट और आयोडीन टेस्ट। तो आपके इस प्रकार से इतने टेस्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए, और अदर बहुत से टेस्ट होते हैं, बट हमने इतने टेस्ट को लिखा है और इसमें से जो 4 टेस्ट हैं इम्पॉर्टेंट, उसको हमने डिफाइन भी किया है। तो दोस्तों आपका सबसे पहला टेस्ट है मॉलिस टेस्ट। यानी यह टेस्ट क्यों होता है, देखिए दोस्तों, यह टेस्ट ये बताता है कि जो सैंपल लिया गया है वह कार्बोहाइड्रेट का सैंपल है, ये कार्बोहाइड्रेट का कॉमन टेस्ट होता है। दोस्तों आपको चेक करना है कि आपने कोई सैंपल लिया है वह कार्बोहाइड्रेट का सैंपल है या नहीं है, इसको आप चेक करेंगे। तो दोस्तों मॉलिस टेस्ट का यूज़ किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए मॉलिस टेस्ट का यूज़ किया जाता है। फिर जो आपका मॉलिस टेस्ट है, इसके हम मॉलिस रीजेंट के बारे में बात करेंगे कि इसका रीजेंट कौन सा होता है। तो दोस्तों अल्फा नेफ्थॉल को 10% अल्कोहलिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर इसका रीजेंट तैयार हो जाता है। जो मॉलिस रीजेंट होता है वह कैसे तैयार होता है, जब अल्फा नेफ्थॉल को 10% के अल्कोहलिक जो सॉल्यूशन होता है उसमें जब डिसॉल्व कर दिया जाता है तब आपका मॉलिस रीजेंट बन जाता है। उसके बाद इस मॉलिस रीजेंट का यूज़ करके पता किया जाता है कि जो आपने सैंपल लिया है वह कार्बोहाइड्रेट का सैंपल है या नहीं है। उसके बाद दोस्तों इसका प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर देखिए पीछे स्क्रीन पर हमने आपको बहुत अच्छे से डिफाइन किया है और इसमें हमने अच्छे से इसको लिखा है। तो इसमें प्रोसीजर में सबसे पहला पॉइंट है 1 से 2 ml कार्बोहाइड्रेट सैंपल लेते हैं। यानी आपको पता नहीं होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट का सैंपल है या नहीं है, तो आप 1 से 2 ml सैंपल ले लीजिए। उसके बाद उसमें 2 से 3 ड्रॉप जो मॉलिस रीजेंट आपने तैयार किया है उसमें आप डाल दीजिए। यानी जो आपने सैंपल लिया है उसमें आप 2 से 3 ड्रॉप मॉलिस रीजेंट को डाल दीजिए। उसके बाद उसको सेक बेल यानी अच्छे से उसको मिक्स कर लेना है। यानी दोनों को आप मॉलिस रीजेंट और सैंपल को दोनों को मिक्स कर लेना है। फिर इसमें 2 ml आपको कॉन्सेंट्रेशन जो H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है कॉन्सेंट्रेशन वाला, उसको इसमें ऐड कर देना है। जब H2SO डाला जाता है तब यानी जो आपने H2SO इसमें डाल दिया है, जब आपने 2 लेयर मिक्स कर ली थी, पहला आपका था कार्बोहाइड्रेट वाला सैंपल, उसके बाद मॉलिस रीजेंट, फिर आपको इसमें कॉन्सेंट्रेशन जो H2SO4 होता है उसको मिक्स करना है। जब आप उसको मिक्स करेंगे तो इसमें 2 लेयर के बीच में रेडिश वायलेट की जंक्शन बन जाएगी, यानी एक लेयर बन जाएगी। यानी जो आपका रीजेंट है और सैंपल है उसके बीच में एक लेयर बन जाएगी रेडिश वायलेट कलर की। और जब आपकी वह लेयर बन जाती है तो दोस्तों जिससे पता लगता है कि जो सैंपल लिया गया है वह कार्बोहाइड्रेट का सैंपल है। तो मॉलिस टेस्ट के अंदर बस इतना ही पता करते हैं, इस प्रकार से पता करते हैं कि जो आपने सैंपल लिया है वह कार्बोहाइड्रेट का सैंपल है या नहीं है, तो मॉलिस टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं फेलिंग टेस्ट 2nd नंबर का। यानी फेलिंग टेस्ट क्या होता है, यह टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर को चेक करने के लिए किया जाता है। यानी आपको पता करना है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वह रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है, इसको पता करने के लिए फेलिंग टेस्ट किया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में फेलिंग सॉल्यूशन को ऐड करके वाटर बाथ में हीट करते हैं। यानी जो फेलिंग सॉल्यूशन मीन्स होता है इसका जो रीजेंट होता है, फेलिंग रीजेंट होता है, उसको इसमें ऐड कर देते हैं जिससे रेड कलर मिलता है, जिससे रिड्यूसिंग शुगर का पता लग जाता है। तो दोस्तों अभी आपको हम आगे पूरी प्रोसेस बताएंगे इसकी किस प्रकार से टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे फेलिंग रीजेंट। यानी फेलिंग रीजेंट क्या होता है, तो फेलिंग रीजेंट आपके 2 टाइप के होते हैं, इसीलिए हमने रीजेंट ए और रीजेंट बी को इसमें लिखा है। तो रीजेंट ए को कैसे तैयार करते हैं, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग यानी जो 34.66 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर टू मेक 500
क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड जो होता है, यानी जो आपका कॉपर सल्फेट होता है उसकी आपको कितना लेना है, कॉपर सल्फेट को 34.66 ग्राम आपको लेना है, उसको वाटर में मिक्स कर लेना है, फिर 500 ml तक आपको क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड तैयार कर लेना है। और इसका जो सेकंड रीजेंट है, सेकंड रीजेंट को आप कैसे तैयार करते हैं, फेलिंग का रीजेंट प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 176 ग्राम ऑफ सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट एंड 77 ग्राम ऑफ NaOH इन वाटर टू मेक 500 ml। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, आपको 176 ग्राम आपको लेना है सोडियम पोटेशियम जो टाइट्रेट होता है, और आपको 77 ग्राम NaOH लेना है, दोनों को वाटर के अंदर मिक्स कर लेना है और आपको 500 ml का मिक्सअप तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद इसकी बताते हैं प्रोसेस क्या होती है। देखिए आपको 2 ml सैंपल लेना है, यानी क्लीन जो टेस्ट ट्यूब होती है उसके अंदर आपको 2 ml सोल्यूशन लेना है, जिसको आपको चेक करना है कि वह रिड्यूसिंग शुगर है या रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, इसको आपको चेक करना है। फिर उसमें 2 ml तक आपको फेलिंग जो रिजेंट होता है, या तो आप ए रिजेंट को मिला दीजिए या तो आप बी रिजेंट को मिला दीजिए, यानी 2 ml ड्रॉप को आपको मिक्स कर देना उसके अंदर जो आपने सैंपल लिया है। फिर उस सॉल्यूशन को आपको 10 मिनट तक वाटर बाथ में बॉयल करके रख देना है, यानी ठंडा होने रख देना है। पहले आप वाटर बाथ में उसमें गर्म करेंगे 10 मिनट तक, उसके बाद उसको थोड़ा ठंडा होने रख देंगे। फिर वह सॉल्यूशन ब्रिक रेड कलर का हो जाएगा। ब्रिक मीन्स होता है जैसे जो ईंट का कलर होता है, उस प्रकार से वह सॉल्यूशन हो जाएगा, जिससे पता लग जाएगा कि जो आपने सैंपल लिया था वह रिड्यूसिंग शुगर का सैंपल है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वह रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। फिर आप बात करते हैं दोस्तों बेनेडिक्ट टेस्ट। जो आपका बेनेडिक्ट टेस्ट होता है यह आपका किस लिए होता है, यह टेस्ट भी आपका रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का पता लगाने के लिए होता है। यानी यह टेस्ट भी पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट है वह रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं रिड्यूसिंग शुगर है। जो बेनेडिक्ट टेस्ट है और फेलिंग टेस्ट है, दोनों का यूज़ रिड्यूसिंग शुगर का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो बेनेडिक्ट रीजेंट कौन सा होता है, यानी जो बेनेडिक्ट रीजेंट होता है वह ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, और किसको मिलाने पर बेनेडिक्ट रीजेंट बनता है। आप जब मिलाते हैं CuSO4.5H2O यानी कॉपर सल्फेट को मिक्स करना है, उसके बाद सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को मिक्स करना है, और आपको Na3C6H5O7 यानी सोडियम सिट्रेट को मिक्स करके, यानी आपको 3 रीजेंट को मिक्स करना है, 3 सॉल्यूशन को मिक्स करना है। उसके बाद आपका बेनेडिक्ट रीजेंट बनकर तैयार हो जाएगा। फिर इसकी प्रोसेस क्या होती है बेनेडिक्ट टेस्ट की, यानी जो सैंपल होता है उसका 2 ml आपको क्लीन टेस्ट ट्यूब में ले लेना है। जो सैंपल है उसका 2 ml आपको क्लीन टेस्ट ट्यूब में ले लेना है। फिर उसके बाद उसमें 5 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन रीजेंट को ऐड कर देना है। जो आपका रीजेंट है बेनेडिक्ट वाला रीजेंट होता है उसको आपको ऐड कर देना है, यानी जो आपका 5 ml ऐड किया जाएगा। इसमें बेनेडिक्ट जो सॉल्यूशन है वह आपका 5 ml तक ऐड किया जाएगा। फिर जो सॉल्यूशन है उसको 2 मिनट के लिए वाटर बाथ में बॉयल होने के लिए रख देना है। जो आपका आपने सॉल्यूशन तैयार किया था, यानी आपका सैंपल है, उसके बाद उसमें रीजेंट को मिक्स किया था, फिर उसको 2 मिनट तक वाटर बाथ के अंदर बॉयल होने रख देना है। फिर सॉल्यूशन को कूल होने देना है, यानी जब गर्म करेंगे उसके बाद आप जो सॉल्यूशन होगा उसको पहले ठंडा हो जाने दें। फिर यदि वह ब्रिक रेड पीपीटी आता है, यानी जो ईंट का कलर होता है उस तरीके का कलर आता है, तो इससे पता लग जाता है कि आपने जो सैंपल लिया था कार्बोहाइड्रेट का
वह रिड्यूसिंग शुगर है। तो दोस्तों इस प्रकार से बेनेडिक्ट टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। और आपका जो लास्ट वाला इम्पॉर्टेंट टेस्ट है दोस्तों, इस टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। लास्ट वाला टेस्ट है आपका बॉरफॉइड टेस्ट। बॉरफॉइड टेस्ट क्या होता है? यानी इस टेस्ट का यूज़ मोनोसेक्राइड का पता लगाने में किया जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वह मोनोसेक्राइड है या मोनोसेक्राइड नहीं है, इसलिए इस टेस्ट का यूज़ किया जाता है। तो बॉरफॉइड रीजेंट क्या होता है? बॉरफॉइड रीजेंट दोस्तों होता है इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग, यानी जो 13 ग्राम ऑफ क्रिस्टलाइज्ड कॉपर एसीटेट इन 200 ml ऑफ 1% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। यानी जो आपका बॉरफॉइड रीजेंट होता है ये आपका जो 13 ग्राम जो कॉपर एसीटेट होता है उसको 200 ml के 1% एसिटिक एसिड में मिक्स कर देना है, तो आपका बॉरफॉइड रीजेंट बनकर तैयार हो जाता है। जब आपका रीजेंट बनकर तैयार हो जाता है उसके बाद दोस्तों अब हम इसके बात करेंगे प्रोसीजर की, कि प्रोसीजर क्या होता है इस टेस्ट का। जो सैंपल होता है उसका 2 ml क्लीन टेस्ट ट्यूब में लेना है, यानी जो आपका सैंपल है उसको आपको 2 ml तक क्लीन टेस्ट ट्यूब में लेना है। फिर उसमें 1 ml बॉरफॉइड रीजेंट को मिक्स कर देना है। जो आपका बॉरफॉइड रीजेंट होता है उसको मिक्स कर देना है, यानी 1 ml आपको बॉरफॉइड रीजेंट लेना है और उसमें मिक्स कर देना है। फिर उस सॉल्यूशन को 5 मिनट तक बॉयल वाटर में गर्म करना है, यानी वाटर के साथ उसको मिक्स कर देना है। वाटर बाथ में आपको मिक्स करके उसको गर्म कर लेना है। फिर चेक करना है कि उसका जो कलर है वह ब्रिक रेड पीपीटी हो गया है। जब उसका कलर ब्रिक रेड पीपीटी हो जाता है तो इससे पता लग जाता है कि जो आपने सैंपल लिया है वह आपका मोनोसेक्राइड का सैंपल है। इससे आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आपके जितने इम्पोर्टेंट टेस्ट थे उनको हमने कंप्लीट किया और अच्छे से आपको बता